क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता, यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब अभी अभी न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय करके चुके हैं, और जैसा कि मैंने कहा अभी कुछ 8-10 कक्षाएं कम से कम हम और ऐसी महत्वपूर्ण लेंगे कि जिनमें न्याय की कुछ प्रमुख चर्चा करेंगे। जितना संभव होगा उतना हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। न्याय का महत्व आपको अनेक बार बताया है। ये आत्महित के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम सब इस न्याय शास्त्र में निरंतर डूबे रहें, इसका अभ्यास करते रहें, ये हमसे छूट ना जाए, कभी भी ना छूट जाए। इसलिए हमने इस धारा को अभी लगातार आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सब भी इसका मानस बनाएं और बहुत अच्छे से जो ये विद्या आपको प्राप्त हुई है इसको संभालें, समझें। थोड़ा समय लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे बहुत आनंद आएगा और सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। मेरे चित्त में कई विषय हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब उन पर धीरे धीरे बात करेंगे। अभी मेरे चित्त में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आलाप पद्धति। मुझे ये बहुत अधिक प्रभावित करती है, बहुत जरूरी लगती है, बहुत महत्वपूर्ण लगती है, और इसीलिए मैं उसकी महत्ता का एहसास आपको भी कराना चाहता हूं। देखो, क्या इस ग्रंथ का परिचय है, क्या इस ग्रंथ की विषय वस्तु है, ये सब हम सबको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। मैंने आपको ये आलाप पद्धति की PDF भी भेजी है। आप लोग एक बार उस आलाप पद्धति को पढ़ भी लीजिए। छोटा सा ग्रंथ है, गागर में सागर भरा हुआ है, और जैसा कि अभी हम पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है, तो क्या क्या बातें इसके बारे में हम करें और कैसे हम इसका अभ्यास करें, क्या इससे सीखें, यही चर्चा करने के लिए आज मैं
आपके बीच हूं। देखो, सबसे पहले तो मुझे इस ग्रंथ का नाम ही बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, आलाप पद्धति। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मानो आपको एक ही बात कहने के लिए आज क्लास ली है, आप ऐसा समझ लो। आलाप पद्धति, आलाप का मतलब होता है बोलना। संस्कृत में लप धातु है, लप माने बोलना, सह लपति वह बोलता है, और लप धातु से ही आ उपसर्ग लगाकर आलाप शब्द बन गया, और उसी से विलाप बनता है, उसी से प्रलाप बनता है। फालतू की गपशप बात करो तो प्रलाप है, तो ये आलाप है, ये प्रलाप नहीं है, ये विलाप नहीं है। अच्छे से करो तो संलाप बनता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर आलाप, आलाप का मतलब है बोलना, भली प्रकार बोलना। आ माने पूर्णतया, आ शब्द होता है ना, जैसे आजीवन, जैसे आजन्म, जैसे आकंठ, मैं आकंठ डूब गया, तो आकंठ माने कंठ तक, आजीवन माने पूरे जीवन, तो आ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है से लेकर से तक। तो आलाप पद्धति, पद्धति माने तरीका, विधि, बोलने का तरीका। आलाप पद्धति ग्रंथ का के शीर्षक का अर्थ हुआ बोलने का तरीका। देखो, एक बहुत बड़े चिंतक ने लिखा है, एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि वैसे तो मनुष्य 1 वर्ष में 14 महीने में बोलना सीख जाता है, लेकिन वास्तव में बोलना सीखना अगर पूरे जीवन में भी आ जाए, 70-80 साल का होकर भी, 90 साल का होकर के भी बोलना प्राय नहीं आता है। तो मुझे एक तो इसका नाम है ना, वो बहुत प्रभावित करता है, मेरे चित्त में घूमता रहता है। जैसे कि मैंने आपको समंत भद्राचार्य का एक श्लोक सुनाया था कि बोलते तो सभी हैं, लेकिन किसी की बोली तो जंग खाए हुए लोहे के समान 2 कौड़ी की होती है, और किसी की बोली पारस पत्थर हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है, ये फर्क किससे पड़ता है? तो ये फर्क पड़ता है न्याय पढ़ने से, ये फर्क पड़ता है स्यात शब्द लगाने से। तो ये आलाप पद्धति नाम कैसा रखा? ऐसा लगता है जैसे कोई ये वक्तृत्व कला सिखाने की किताब होगी। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी किताबें बाजार में मिलती है, आज भी बहुत मिलती है, अच्छे वक्ता कैसे बने, ऐसी आपको बाजार में बहुत स्टेशनों पर किताबें मिलेगी। ये आलाप पद्धति का नाम पढ़कर भी मुझे सबसे पहले कभी ऐसा ही लगा था कि ये कुछ जिनको अच्छा वक्ता बनना हो जिंदगी में, उनके लिए ये किताब होगी। आलाप पद्धति ये सिखाएगी कि तुम कैसे स्टेज पर बढ़िया बोल सकते हो, तुमको ऐसे बाल बना के जाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे हाथ हाव भाव लटके झटके करने चाहिए, तुम बहुत प्रभावशाली कैसे बनो, श्रोताओं से तुम्हें आंख मिलानी चाहिए, उनके बीच घूमना चाहिए, कूदना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए, फुदकना चाहिए। मैंने सोचा क्या बताएगी ये, ऐसे लाइट जलाना चाहिए, ऐसे माइक करना चाहिए, उतार के अपना कोट फेंकना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ मैंने सोचा कुछ वक्तृत्व कला
बड़े बड़े होते हैं ना दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसी कुछ ये वक्तृत्व कला सिखाएगी। लेकिन जब मैंने इस पूरी पुस्तक को पढ़ा तो इसमें 2 विषय आए बस। इस पूरी पुस्तक में 16 अधिकार हैं। आलाप पद्धति में कुल मिलाकर 16 अधिकार हैं। आप एक दफे इन अधिकारों का नाम सुन लो, आपको आनंद आएगा। अपन बहुत शांति से, आप लोग बहुत रिलैक्स मूड में अच्छे से सुनो। घर में बैठे हैं अपन सब, आराम से समझो। बहुत काम की बात है, बड़े ज्ञान की बात है और बहुत उच्च कोटि की बात है ये। अभी आपको आनंद आएगा, देखो बहुत। इसमें 16 अधिकार हैं। छोटी सी किताब है और 16 अधिकार, 10 पन्ने की किताब है और इसमें कोई कोई अधिकार तो केवल 1 लाइन का है। 1 लाइन का एक अधिकार, एक अधिकार 1 लाइन का सिर्फ। कुल मिलाकर इसमें 228 लाइनें हैं। टोटल मिलाकर के 228 228 लाइनें हैं, जिनमें से कम 150 लाइनें तो ऐसी है जो आधी लाइन भी नहीं है, आधी लाइन भी नहीं है। ऐसी इसमें 228 पंक्तियों का ये छोटा सा सूत्रात्मक ग्रंथ है। इसको कहेंगे सूत्रात्मक। ये गद्य में लिखा हुआ है और ये बहुत जगह से छपा हुआ है, बहुत जगह कोर्स में लगा हुआ है और भारतीय ज्ञानपीठ से नए चक्र छपा है, उसमें भी छपा है। और एक अलग से पंडित रतन चंद जी मुख्तियार ने संपादन किया है। वो मुझे सबसे सुंदर पीडीएफ लगी, इसलिए मैंने आपको वही वाली भेजी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, मैंने वो भेजी है। दूसरी भी बहुत सारी हैं, आप कोई सी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको मिल जाए। और तो आपको पहले 16 अधिकारों के नाम सुनाता हूं। देखो, पहले अधिकार का नाम है द्रव्य अधिकार, दूसरे अधिकार का नाम है गुण अधिकार, तीसरे अधिकार का नाम है पर्याय अधिकार, चौथे अधिकार का नाम है स्वभाव अधिकार, फिर है प्रमाण अधिकार, फिर है नय अधिकार, फिर है गुण व्युत्पत्ति अधिकार, फिर है पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार, फिर है स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार, फिर है एकांत पक्षाधिकार, फिर है नय योजना अधिकार। आप सिर्फ सुन लो और भले उसमें पीडीएफ में सब नाम पहले ही पन्ने पर प्रस्तावना में 16 अधिकारों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप वहां भी देख सकते हो। हम यहाँ भी शेयर भी कर देंगे आपको ग्रुप पर। और अगला अधिकार का नाम है प्रमाण कथन अधिकार, अगले अधिकार का नाम है नय लक्षण अधिकार, अगले अधिकार का नाम है निक्षेप अधिकार और 15वें अधिकार का नाम है नयों के भेदाधिकार और अगले 16वें अधिकार का नाम है अध्यात्म नयाधिकार। ये 16 अधिकार है। अब आपने 16 के नाम तो सुन लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं तो वास्तव में देखा जाए तो ये 2 अधिकार हैं। अगर इनको 16 को भी हम बांटे ना तो 2 महाअधिकार हैं। अगर मैं इसका संपादन करूं ना तो ऐसे कर सकता हूं कि 2 महाअधिकार बनाऊं। एक महाअधिकार बनाऊंगा द्रव्य गुण पर्याय अधिकार, आदि किताब तो इसमें समेट लूंगा, और दूसरा बनाऊंगा प्रमाण नयाधिकार। बस 2 अधिकार है, आप ऐसा समझ लो। पूरी ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पर 16 अधिकारों के नाम लगे हुए हैं, बहुत शांति से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 अधिकार है
और अब हमने देखा कि 16 अधिकार कहो या 2 अधिकार कहो, ये पूरे ग्रंथ में आचार्य देवसेन आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है, जिनके बारे में अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। मुझे वो भी आपको थोड़ा सा बताना है, अभी बताऊंगा। मैं पहले अपना वो पॉइंट पूरा कर दूं कि इसमें जो कुछ बताया गया है वो 2 चीज बताई गई है। एक का नाम है द्रव्य गुण पर्याय और दूसरा है प्रमाण न्याय। 2 बात माने देवसेन आचार्य हमसे इस ग्रंथ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप 2 विषय समझो, एक तो द्रव्य गुण पर्याय और एक प्रमाण न्याय व्यवस्था। और ये 2 विषय समझोगे तभी आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। यदि आपको ये 2 विषय नहीं आते हैं तो आप कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। अरे अच्छे वक्ता, आप कभी कुछ बोल नहीं सकते, आप गूंगे हो, आप प्रलाप कर रहे हो। देखो सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आलाप पद्धति का क्या संदेश? कोई मेरे से पूछे संदेश भैया कि आलाप पद्धति का क्या संदेश, तो मैं कहूंगा आलाप पद्धति का ये संदेश है कि जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और नए प्रमाण को जानता है, वही वास्तव में बोलने की रीति, बोलने का तरीका जानता है, वही बोलना सीखा है। और बाकी सब तो अभी गूंगे हैं। गूंगे, वो गूंगे भी है या प्रलाप करते हैं, वो बकवास करते हैं। गजब की बात है। जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है, देखो मैं कितना, मुझे अंदर से भाव आ रहा है और मैं वो कह नहीं पा रहा हूं। पूरे जैन दर्शन का ये सार है। अगर हमें 2 विषय समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं समझ में आया, और यदि 2 विषय समझ में आ गए तो सब कुछ समझ में आ गया। जैन दर्शन का सार है। जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानता, जो प्रमाण न्याय नहीं जानता, वो एक वाक्य भी सही नहीं बोल सकता। अब ये मैंने एक अलग स्टेप उठाया, एक वाक्य भी सही नहीं बोल सकता, वो गलत बोलेगा। वो जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानता है, जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय और नए प्रमाण व्यवस्था नहीं जानता है, वो व्यक्ति एक वाक्य भी बोल नहीं सकता। वो बोलने में असमर्थ है। बोलने में समर्थ वही है, वही बोलना जानता है, वही बोल सकता है, वही वक्ता है जो द्रव्य गुण पर्याय और नए प्रमाण व्यवस्था को जानता है। ये पूरी आलाप पद्धति का संदेश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको शॉर्ट में कहा, एक बार कहा, आप 100 बार कहा समझना। मेरा मन कर रहा है कि आज कुछ बोलूं ही नहीं, एक ही वाक्य बोलता रहूं बार बार। 2 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य गुण पर्याय बच्चों को समझाओ, स्वयं समझो, शुरू से सीखो, सारी दुनिया को पढ़ाओ। असली जैन दर्शन ये है, जिसने नई पीढ़ी पढ़े, वैज्ञानिक पढ़े, सबको पढ़ना चाहिए। क्या? द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण न्याय। 2 विषय समझोगे तभी ये बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं बनेगी। जिसे ये 2 बातें नहीं आती है, उसे कितना भी कुछ आता हो, कुछ नहीं आता है। और जिसे ये 2 विषय आते हैं,
उसे सब कुछ आता है, उसे लोकालोक आता है, उसे सारे शास्त्र समझ में आ गए। और सुनो एक गजब की बात कि ये आलाप पद्धति क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे आपको बात पहुंचा रहा हूं। आलाप पद्धति ये दो विषय समझाने के लिए समर्पित है, और इन दो विषयों पर यद्यपि आज की तारीख में हमारे पास और भी अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन जब ये आलाप पद्धति लिखी गई थी जिस समय, उस समय कोई ग्रंथ नहीं था। जैसे आज द्रव्य गुण पर्याय को समझाने के लिए द्रव्य संग्रह बहुत बढ़िया ग्रंथ है। मुझे द्रव्य संग्रह बहुत पसंद है, मैं बहुत द्रव्य संग्रह से भी प्रभावित हूं, और मेरा मन करता है कि जगह जगह स्मार्ट क्लासरूम में नव युवकों को, वैज्ञानिकों को द्रव्य संग्रह पढ़ा देनी चाहिए। बस कुछ मत पढ़ाओ, एक नई पीढ़ी को द्रव्य संग्रह पढ़ाओ और कुछ मत पढ़ाओ, बस एक ही ग्रंथ पढ़ाओ, उसको अच्छे से पक्का कराओ, खूब मेहनत करो उसमें। बस द्रव्य संग्रह में सब, ऐसी कोई बात नहीं है जो द्रव्य संग्रह में नहीं आई। तो वो द्रव्य संग्रह लिखा बाद में नेमिचंद्र आचार्य ने, लेकिन वो आलाप पद्धति के बाद में लिखा गया है। ऐसे ही माइल धवल आचार्य ने नय चक्र लिखा, लेकिन वो भी बाद में लिखा है। जब आलाप पद्धति कब लिखी गई थी, अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आलाप पद्धति आज से लगभग 1070 वर्ष पहले लिखी गई है। जो मैंने स्टडी की है 2-4 दिन में, आलाप पद्धति कब लिखी गई है? आलाप पद्धति सन 950 के आसपास लिखी गई है। कितने दिन हो गए, मैंने सही बताया क्या? सन 950 को कितने दिन हो गए? 2020, हाँ ठीक, 1070 वर्ष पहले करीब आलाप पद्धति की रचना हुई है। और ये आलाप पद्धति राजा भोज के काल में लिखी गई है, धारा नगरी में लिखी गई है। धारा नगरी समझ गए? मालवा प्रांत, जिसको आजकल हम उज्जैन वाला जो एरिया है ना, उज्जैन वाला एरिया, उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे उस समय पर। और उस समय पर ये उनके शासन में, उनके राज्य में देवसेन आचार्य ने, पंडित देवसेन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ऐसे देवसेन विद्वान आचार्य ने ये आलाप पद्धति की रचना की थी। मैं कभी कभी ये धारा नगरी से भी बहुत प्रभावित हूं। धारा नगरी में भी बहुत काम हुआ है। मैं एक दिन एक व्याख्यान इस विषय पर भी देना चाहता हूं कि जैन साहित्य के विकास में धारा नगरी का योगदान। मैं 1 घंटे आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। धारा नगरी का जैन साहित्य के विकास में योगदान। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि परीक्षा मुख भी धारा नगरी में लिखा गया है। माणिक्य नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख लिखा धारा नगरी में। प्रमेय कमल मार्तंड प्रभाचंद्र आचार्य ने, वो भी धारा नगरी में लिखा था। प्रमेय रत्नमाला अनंतवीर्य आचार्य ने धारा नगरी में लिखी। माने न्याय ग्रंथों को ही देख लो, ऐसा लगता है धारा नगरी में बड़े बड़े धुरंधर नैयायिक हुए थे, ऐसा लगता है। राजा भोज तो न्याय प्रिय थे ही, और इसलिए ऐसा लगता है उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ बड़े बड़े नैयायिक तैयार किए। और
परीक्षा मुख, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला और आलाप पद्धति में 4 किताबें तो आपको बता चुका, और भी कुछ किताबें हैं। तो कभी आप लोग इस पर अब नोट्स बनाते चलो, लिखो, और कभी आप लोग कोशिश करो कि मैं आपसे कहूं कि आप बोलो धारा नगरी का क्या योगदान है, तो आपको भी आना चाहिए कि हाँ भाई धारा नगरी का ये योगदान है। अलग अलग जगह के हिसाब से भी मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं। सहारनपुर का जैन साहित्य के विकास में क्या योगदान है, मैंने नोट्स बना रखे बहुत सारे। सहारनपुर का बहुत बड़ा योगदान है, जबरदस्त। ऐसे अलग अलग जगह के, राजस्थान का क्या योगदान है, आगरा का क्या योगदान है, सांगानेर का क्या योगदान है, क्षेत्र वाइज भी कम से कम विद्वानों को, विद्यार्थियों को तो इन सब चीजों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इनसे बहुत महिमा आती है। तो चलिए, तो आलाप पद्धति की रचना कब हुई? आलाप पद्धति की रचना आज से लगभग 1070 वर्ष पहले धारा नगरी में एक देवसेन नाम के महान आचार्य हुए, उन्होंने की है। और यद्यपि देवसेन नाम के और भी 2-3 आचार्य अलग अलग हुए हैं, एक ही नाम के अनेक आचार्य होते हैं ना, तो देवसेन नाम के और भी आचार्य है, लेकिन ये देवसेन आचार्य कौन है, ये आपको हमको याद रखना है कि ये देवसेन आचार्य वे हैं जिन्होंने आलाप पद्धति लिखी है, और उसके अलावा भी इन्होंने 4 ग्रंथ और लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 4 ग्रंथ है, गजब गजब के। सब नोट करो, याद रखो। अपन लोग स्वाध्याय करते हैं लेकिन ये भूमिका की बातें याद नहीं रखते हैं ना, तो ज्यादा महिमा नहीं आती है। और ये भूमिका की बातें याद रहे तो वो ज्ञान हमारे पास टिकता है। देखो एक तो इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसका नाम है दर्शन सार। एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, मैंने पूरा पढ़ा है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है दर्शन सार, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। उसमें कुल मिलाकर 51 गाथाएं हैं और बड़ा सुंदर ग्रंथ है। और दर्शन माने है संप्रदाय, उसमें सभी संप्रदायों का वर्णन है। श्वेतांबर मत कैसे बना, दिगंबर मत कैसे बना, दिगंबर मत में कौन कौन आचार्य हुए, श्वेतांबर मत, एक तरह से ये इतिहास का ग्रंथ है। उस समय में प्राकृत भाषा में किसी आचार्य ने इतिहास लिखा हो तो आपको ऐसा ग्रंथ मिलना दुर्लभ है जैसा दर्शन सार है। और इसमें सब बातें लिखी है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, देखो एक गाथा दर्शन सार में से सुनाता हूं आपको दर्शन सार में 2 इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं जो हमको पता है, प्रसिद्ध है। एक गाथा तो ये है, जय पौमणंदिना हो सीमंदर सामि दिव्वणाणेन न विवो हई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। के यदि कुंद कुंदाचार्य विदेह क्षेत्र जाकर सीमंदर स्वामी से तत्व ज्ञान लेकर हमको नहीं बताते तो हम इस उत्तम अध्यात्म के सन्मार्ग को कैसे प्राप्त करते। इतिहास कुंद कुंदाचार्य विदेह क्षेत्र गए थे, इसका कोई प्रमाण पूछे 1100 साल पुराना तो वो ये है। ऐसे ही एक और बहुत अच्छी गाथा है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गाथाएं हैं इसमें। कभी इन सब ग्रंथों को अरे बैठे बैठे पढ़ते जाओ, खूब पढ़ो। दूसरी एक बहुत अच्छी गाथा है, देखो, सिरिपासना तिथे
सरयू तीरे पलाशनय रथो पिया सवस शिष्यो महासुदो बुद्ध कीर्ति मुनि। बौद्ध धर्म कहाँ से निकला, इसका भी परिचय इस दर्शन सार में दे रखा है कि पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में एक पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज थे और गौतम बुद्ध ने उनसे ही निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा ली थी और तब उन्होंने उनका नाम बुद्ध कीर्ति मुनिराज ऐसा रखा था। बुद्ध की ये बात देखो, छठी गाथा पढ़ रहा हूं मैं, दर्शन सार की छठी गाथा। इसमें लिखा है गौतम बुद्ध ने पिहिताश्रव मुनि से, और एक विद्वान ने रिसर्च करके बताया कि ये जो पिहिताश्रव है ना, पिहिताश्रव कब हुए थे ये? आज से 2600-2700 साल पहले पिहिताश्रव मुनि। और ये पिहिताश्रव मुनि पार्श्वनाथ के तीर्थ काल में हुए थे और पार्श्वनाथ के तीर्थ काल की बहुत बातें वो वहां पहुंच गई यूनान में, ग्रीक में। सिकंदर आया था ना, कालोनस कल्याण मुनि को लेकर गया था, तो वहां पर यूनानी भाषा में पिहिताश्रव मुनि का नाम हो गया पाइथागोरस। आज जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं बच्चे स्कूलों में गणित में, वो पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय पिहिताश्रव आचार्य कर्णान योग के बहुत बड़े विद्वान थे और वो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनसे ही वो पाइथागोरस प्रमेय गणित की चलती है। जैनों को जैनों का इतिहास नहीं पता, देखो तो सही। और वो मैं आपको कहां से बता रहा हूं, दर्शन सार। दर्शन सार की रचना हुई है 933 ईस्वी में। आज से कितने साल हो गए? 70, 80, 83, 1083 साल पहले ये दर्शन सार लिखा। आज से 1085 वर्ष पहले लगभग। देखो मैं आपको एकदम काउंट बता रहा हूं, दर्शन सार में डेट डली हुई है। तो आज से करीब 1085 साल पहले दर्शन सार नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें ये बात लिखी कि पिहिताश्रव कौन थे। तो ये दर्शन सार किसने लिखा? उन्होंने ही लिखा जिन्होंने आलाप पद्धति लिखी। तो देवसेन आचार्य कितने महान थे और उनकी हमको आपको कितनी महिमा आनी चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि अभी आज और कल 2 हमारी क्लास है ना, ये 2 क्लास हम आलाप पद्धति पर रखेंगे। मैं नया विषय कल नहीं लूंगा, अभी इसी विषय की चर्चा हम कल करेंगे। अगले हफ्ते विषय बदलूंगा, इस हफ्ते विषय नहीं बदलूंगा। चलो हाँ सुनीता जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अब सार हमें तो ये ग्रंथ पढ़ना है पूरा। अरे भाई पूरा ग्रंथ हम नहीं पढ़ा सकते और हमें नहीं है सर, हमें पढ़ना है ये ग्रंथ। अरे और भी तो मैंने पढ़ लिया ना, अब मेरे को दूसरा ग्रंथ पढ़ना है। मैं आपके लिए आप हमें समझाइए ना सर। नो सर, मैं जो ये पढ़ रहा हूँ वो अपने लिए पढ़ रहा हूँ। अब मैंने पढ़ लिया, मैंने लाभ हमें भी तो मिलना चाहिए ना सर। मैं 1 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ पूरा, और अभी पढ़ते जा रहा हूँ, और 2 बार पढ़ लूंगा। एक अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। बहुत इच्छा है इस ग्रंथ को पढ़ने की, ताकि ये क्योंकि द्रव्य योग का प्रवेश द्वार है ये। अरे तो ये देखो एक बात और सुनो, बहुत अच्छी नोट कर लो। आलाप पद्धति का दूसरा नाम द्रव्यान योग प्रवेशिका। आलाप पद्धति के 2 नाम हैं, पहला नाम आलाप पद्धति और दूसरा नाम है द्रव्यान योग प्रवेशिका। गजब का नाम है, मुझे इतना बढ़िया लगा। दोनों नाम बहुत बढ़िया लग रहे, एक से बढ़कर एक है, सुपर है।
द्रव्यान योग में प्रवेश करना हो तो आलाप पद्धति पढ़ना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो आलाप पद्धति सब लोग जरूर से जरूर पढ़ो। बहुत अच्छी कृति है, बड़ी प्यारी है, और इतनी मीठी किताब है कि पढ़ते पढ़ते बहुत आनंद आता है। बहुत मीठी है, बहुत मीठी किताब है। तो देखो, तो एक तो इन्होंने क्या क्या, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ये सब याद रखना। कल शाम को परीक्षा होगी सबकी क्लास में। कल शाम को मैं प्रश्न पूछूंगा थोड़ी देर। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत नहीं करोगे, ये नहीं चलेगा। मेहनत करनी है सबको। कल मैं पूछूंगा आलाप पद्धति कब लिखी, दर्शन सार कब लिखा, उसमें कितनी गाथा है, कहाँ लिखा, ये सब प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है? आज नहीं, कल शाम को। कल भी पहले पढ़ाएंगे, लास्ट में पूछेंगे। चलो, तो एक ग्रंथ का नाम हुआ दर्शन सार, दूसरे ग्रंथ का नाम है आराधना सार। दर्शन सार में 51 गाथाएं प्राकृत भाषा में है, ये भी याद रखो। आलाप पद्धति संस्कृत भाषा में है। ये और इम्पोर्टेंट बात, आपको ऐसे आचार्य मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ प्राकृत में लिखा है, ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ संस्कृत में लिखा है। लेकिन देवसेनाचार्य कैसे हैं? जिन्होंने प्राकृत में भी लिखा है और संस्कृत में भी। देखो, ये हमारे गुरुजी है ना देवसेनाचार्य, तो हमको भी आनी चाहिए ना उनकी भाषा। गुरुजी की भाषा आनी चाहिए, ऐसा मन नहीं करता आपका? आनी चाहिए ना, हमको भी आनी चाहिए। तो देखो, एक किताब दर्शन सार, दूसरी किताब आराधना सार, 115 गाथा प्राकृत भाषा। और आराधना माने 4 आराधना होती है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। जो विषय भगवती आराधना का है वही विषय आराधना सार का है। भगवती आराधना में तो 2500 गाथाएं हैं, लेकिन 2500 गाथाओं, देखो देवसेन आचार्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं पूछूंगा आपसे कल। तो एक विशेषता ये है कि वे गागर में सागर भरते हैं, थोड़े में बहुत कहने की कला। जो बात भगवती आराधना में 2500 गाथाओं में कही है, वो बात इन्होंने 115 गाथा में कह दी है। 4 आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। फिर अगला एक बहुत सुंदर ग्रंथ है तत्वसार। तत्वसार वो भी प्राकृत भाषा में है और उसमें 74 गाथाएं हैं, 74 प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। 7 तत्व का सुंदर वर्णन है, भेद विज्ञान की बातें है, बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है तत्वसार। फिर अगला ग्रंथ है नय चक्र। देवसेन आचार्य ने एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है, नयों पर स्वतंत्र ग्रंथ है, नयों का वर्णन करने के लिए। उस ग्रंथ का नाम है नय चक्र। नय चक्र, चक्र माने क्या होता है? समूह। चक्र माने समूह, जैसे सिद्ध चक्र होता है, सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह, ऐसे ही नय चक्र माने नयों का समूह। तो ये नयों का समूह, उसमें वर्णन है, 87 गाथाएं इसमें है। बहुत मीठी मीठी प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा आप लोग कभी पढ़े नहीं जिनको, उनको ऐसी लगती होगी, नहीं तो पढ़ोगे ना तो इतनी मीठी लगेगी, फिर भूल जाओगे दूसरी भाषाएं, इतनी अच्छी प्राकृत भाषा है। तो पहला ग्रंथ दर्शन सार, दूसरा आराधना सार, तीसरा तत्व सार, चौथा नय चक्र और पांचवा आलाप पद्धति। 5 पंच परमेष्ठी जैसे 5 ग्रंथ हैं ये, याद रखो। ये 5 ग्रंथों के नाम सबको पता रहना चाहिए, ठीक है? अब आपको
आलाप पद्धति का मंगलाचरण सुना देता हूं, क्योंकि वो भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आलाप पद्धति का मंगलाचरण सुनो आप। हाँ, मंगलाचरण लगा दो संदेश जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखो आलाप पद्धति, और ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर, ये तो पहला सूत्र है। हाँ, ये वेरी गुड, ये है। देखो मंगलाचरण पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा मंगलाचरण है। हम कल ये मंगलाचरण पढ़ेंगे, आज मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इसका अर्थ समझा रहा हूं। देखो कितना बढ़िया, ऊपर ओम लिखा हुआ है, ये प्राचीन काल का ओम है। ये जो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ओम। प्राचीन लिपि, ब्राह्मी लिपि, आचार्य देवसेन विरचिता आलाप पद्धति। बड़ा प्यारा नाम है, मैं रीझ रहा हूं इस पर, लट्टू हो गया यूं समझ लो। आलाप पद्धति, जिसको द्रव्य गुण पर्याय नहीं आता वो बोलना ही नहीं जानता। जिसको नए नहीं आते वो बोलना नहीं जानता। गलत फहमी में मत रहना कि मैं बहुत अच्छा बोलना जानता हूं, मैं अच्छा वक्ता हूं, मैं लगातार 10 घंटे बोल सकता हूं। कुछ नहीं बोल सकते। जिसको द्रव्य गुण पर्याय नहीं आता है वो एक भी वाक्य बोलेगा तो गलत बोलेगा। जिसको नए नहीं आते हैं वो एक भी वाक्य बोलेगा तो गलत बोलेगा, उसके सारे वाक्य झूठे होंगे, वो सत्यवादी नहीं हो सकता। सत्यवादी बनना है तो दो चीज आनी चाहिए, दो चीज आनी चाहिए। मुझे तो ये दो चीज सेलेक्ट की, मैं इस पर रीझ गया कि दो चीज आनी चाहिए। एक, द्रव्य गुण पर्याय जरूर से जरूर आना चाहिए। जिसे द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ गया उसे पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। बहुत गजब के। हमें देखो, फिर सुनो एक वाक्य मेरा, हमें अपनी पूरी एनर्जी इन दो विषयों को समझने में लगा देनी चाहिए। इधर उधर फालतू की बातों में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर चलती है, लेकिन उनमें दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। कितनी चीजें अप्रयोजनभूत है, कितनी चीजें अप्रामाणिक है, कितनी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, फालतू की अफवाह है, ऐसे कर। लेकिन हमको उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमको दो विषय पकड़ लेना चाहिए। जैसे हम दो पैरों पर खड़े रहते हैं, ऐसे समझ लो सारा जिन शासन दो पैरों पर खड़ा है। एक पैर का नाम है द्रव्य गुण पर्याय और दूसरे पैर का नाम है प्रमाण नय व्यवस्था। ये दो पैरों पर पूरा जिन शासन खड़ा है, आप ये समझ लो। यही कहने के लिए मैं ये 2 दिन लगा रहा हूं आपको। एक जो समझदार होंगे ना, उनको कल की क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, आज हो गया काम उनका। कल मैं यही बातें कहने वाला हूं, नई कुछ नहीं कहने वाला। जो कहना था कह दिया मैंने जबरदस्त। तो देखो सुनो, गुणानां विस्तरम वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। गुणानाम विस्तरम वक्षे, गुणानाम माने गुणों का, विस्तरम विस्तार को, वक्षे कहता हूं, मैं गुणों का विस्तार कहता हूं। तथैव माने और, स्वभावानाम च, और वैसे ही मैं स्वभाव का भी विस्तार कहता हूं। च माने और, तथैव माने वैसे ही, विस्तार पूर्वक। मैं देखो एक और बात सुनो, ये कह रहे हैं थोड़े थोड़े में, और कह क्या रहे हैं? मैं विस्तार कह रहा हूं। ज्ञानी लोग थोड़ा बोलते हैं और कहते हैं मैंने विस्तार से कह दिया। बोलते थोड़ा है और फिर भी कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मैं गुणों, द्रव्य गुण पर्याय की बात आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। क्या महाराज, आपने तो कहा था विस्तार पूर्वक समझाऊंगा।
और ये 10 पन्ने में किताब खत्म कर दी आपने, 228 लाइन में किताब पूरी, और आप कह रहे हो मैं विस्तार से समझाऊंगा। विस्तार तो तब होता जब आप 1000-2000 पेज लिखते, तो वो तो आपने लिखे नहीं। तो गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानाम तथैव च पर्यायाणाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। मैं गुणों की बात विस्तार से कहूंगा, स्वभावों की बात विस्तार से समझाऊंगा, पर्यायों की बात भी विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ विशेष का मतलब भी वही है, विशेष रूप से समझाऊंगा। नत्वा नमस्कार करके, वीरम जिनेश्वरम वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके। अब मैं पूरे की हिंदी बोलता हूं। वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके मैं गुणों का विस्तार कहूंगा, स्वभावों का विस्तार कहूंगा, और पर्यायों का भी विशेष रूप से विस्तार कहूंगा। ये मंगलाचरण हो गया। अब आपको किसी को कुछ कहना है, हमारे पास में 7-8 मिनट बचे बस, तो अब आप लोग बोलो, मुझे कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कहनी है, वो मैं कल कहूंगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो